कैसे हो सब? वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अप्रेंटिसशिप एक 1961 के सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 14 तक की बात। लेकिन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू कर ले उससे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। वो ये है कि हमने एक न्यू मोटिवेशनल चैनल स्टार्ट किया है, प्रतिभा's पावर टॉक। यस, अगर आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखनी अच्छी लगती हैं तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको आज के इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 9 की, दैट इज प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। ये सेक्शन का पॉइंट 1 बोलता है, कहते कि जो एम्प्लॉयर है ना उसको ना इस तरह का कहते इंतज़ाम करना चाहिए अपने इस्टेब्लिशमेंट में कि उसके इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी अप्रेंटिसेस काम करते हैं ना सबको क्या है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रॉपरली मिल सके। मतलब एम्प्लॉयर को जितनी भी ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ क्या है अप्रेंटिसेस को प्रोवाइड करनी होंगी। अब बात करते हैं सेक्शन के पॉइंट 2 के बारे में। पॉइंट 2 ये कहता है फ्रेंड्स, कहते हैं जो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र है राइट, या फिर इस एडवाइज़र द्वारा ही रिटन में ऑथोराइज किया गया कोई और पर्सन जिसका रैंक असिस्टेंट एडवाइज़र से कम नहीं है, ऐसे पर्सन को कहते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज़, मतलब प्रॉपर एक एक्सेस मिलना चाहिए कि जाकर के वो ये चेक कर सके कि जो अप्रेंटिस है ना जिसको ट्रेनिंग मिल रही है उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रॉपर मिल भी रही है या नहीं। वो ये इंश्योर कर सके कि हाँ ठीक है अप्रेंटिसेस को प्रॉपर जो है वो एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। इस बात को इंश्योर करने के लिए उसको एक एक्सेस मिलना चाहिए कि वो जा करके ये देख सके। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पहले हमने सेंट्रल की बात करी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र है ना या फिर इसके द्वारा ऑथोराइज किया गया कोई रिटन में पर्सन जिसका रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर से कम नहीं होना चाहिए, ऐसे पर्सन को क्या है प्रॉपर फैसिलिटी प्रॉपर एक्सेस मिलना चाहिए कि वो जा करके ये इंश्योर कर सके कि अप्रेंटिसशिप को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के मुताबिक ही क्या है दी जा रही है। ओके, अब इस सेक्शन के पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 3 फ्रेंड्स ये कहता है, कहते हैं जो ट्रेड अप्रेंटिस होता है ना, जब पहले वो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में क्या है उसने ट्रेनिंग नहीं लेके रखी है, मैं क्या बोल रही हूँ कि उसने पहले किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग लेके नहीं रखी है, जो इंस्टीट्यूशन मान लो किसी नेशनल काउंसिल द्वारा किसी स्टेट काउंसिल द्वारा या किसी बोर्ड द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ना, ऐसे किसी इंस्टीट्यूट के स्कूल में अगर एक अप्रेंटिस ने पहले से ट्रेनिंग नहीं लेकर के रखी है तो वर्क प्लेस में कहते हैं ट्रेनिंग लेने से पहले, वर्क प्लेस में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेने से पहले उसको बेसिक कोर्स जो है वो करना होगा, बेसिक ट्रेनिंग लेनी होगी। एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान लो जो पिंकू है ना वो एक उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कर ली, मैंने क्या बोला एक पिंकू है उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर ली, ठीक, लेकिन अब वो क्या चाहता है कि किसी फैक्ट्री में जाकर के वो अप्रेंटिसशिप प्रॉपर ट्रेनिंग ले, लेकिन कहते हैं ये जो पिंकू है ना उसने पहले इंस्टीट्यूशन में बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेके रखी थी, तो अब कहते कंपनी में मतलब एक वर्क प्लेस में ट्रेनिंग लेने से पहले इसको क्या करना होगा, इसको किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जा करके मैकेनिकल स्किल्स, सेफ्टी मेजर्स, इस तरह की बेसिक ट्रेनिंग लेनी होगी। अब पिंकू ने क्या करा, जा करके पहले बेसिक ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट से लेके आया वो, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ले लिया अब पिंकू ने किसी इंस्टीट्यूट से, तो अब बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद अब पिंकू लायबल हो गया है कि यस अब वो एलिजिबल हो गया है कि हाँ वो क्या है किसी वर्क प्लेस में जाकर के ट्रेनिंग ले सकता है। तो क्या समझे आप लोग कि अगर आपने पहले किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में क्या है बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेके रखी है तो फिर आप क्या है किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग नहीं ले सकते, तभी ले सकते हो अगर आपने बेसिक ट्रेनिंग पहले किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में लेकर के रखी है। यही ये पॉइंट बोल रहा है। हम बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में। ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें पता क्या है, कहते हैं मान लो आपकी ये एक कंपनी है और इसमें 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो आप क्या करोगे, कहते हैं आपको अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग देनी है ना कहाँ दोगे, कहते हैं या तो अपने बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स में मतलब सेपरेट हिस्सों में दे दो, लाइक बिल्डिंग के इस पार्ट में दे दो ट्रेनिंग, थोड़े से लोगों को इस पार्ट में दे दो, अलग अलग हिस्सों में बिल्डिंग के क्या है आप ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर आप चाहे तो कहते एक अलग बिल्डिंग में भी क्या है ट्रेनिंग दे सकते हो। लेकिन एम्प्लॉयर बोला अरे अलग बिल्डिंग बनवाए, लैंड का खर्चा, कंस्ट्रक्शन का खर्चा, इक्विपमेंट्स का खर्चा, तो यहाँ पे फिर एक्ट बोलता है कोई बात नहीं
आपको यहाँ पर ऐसे केस में क्या है, इजी टर्म्स में बिल्कुल आसान सी शर्तों में लोन मिल जाएगा। लोन लीजिए और खर्चा करिए। समझ में आई बात? तो ये सेक्शन सिंपली बताना यही चाहता है कि अगर आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में क्या है 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर है ना, तो अब आपको ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा करना पड़ता है ना, तो उसके लिए आपको जो लोन है वो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बस इतना ही है सेक्शन में, मतलब इस पॉइंट में। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 के जो सब सेक्शन 4 है, ये सब है, ये हो चुके हैं ओमिट, वो तो आपने अपनी बुक में देख ही लिया होगा। हम बात करेंगे सेक्शन 9 के सब सेक्शन 7 के बारे में, मतलब पॉइंट 7 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी सिंपल सही है, ये पता क्या कहता है। लेकिन एक बात याद रखना, कहते हैं जितने भी ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं, लेकिन किसके अलावा, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के अलावा, मतलब मैं जिन अप्रेंटिसेस की बात कर रही हूँ वो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस नहीं है। ठीक है, अच्छा तो सुनो, अब कहते हैं अब ये वाले अप्रेंटिसेस जो है ना, इनका जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सिलेबस रहेगा, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, डेजिग्नेटेड ट्रेन में क्या बेसिक ट्रेनिंग मिलनी है, ये सब कुछ कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। किसके साथ सलाह मशवरा करके, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ सलाह मशवरा कंसल्ट करने के बाद। बस याद कर रखना इस सेक्शन के इस पॉइंट में आपको कि ये वो वाले अप्रेंटिसेस की बात की जा रही है जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस नहीं है। ठीक, तो ये जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस थे ना, कहते हैं हृदय यार हमारी कोई बात ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या, हमारे बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो इस सेक्शन का सब सेक्शन 7 है, कहता मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बात करता हूं। तो सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन ए है ना, अब वो कहता है कि मैं वो वाले अप्रेंटिसेस की बात करूंगा जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस हैं। ठीक, बात सेम है, ये किनको पकड़ के ले आया, ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस को। अब ये पॉइंट ये बोल रहा है, कहते हैं कि इनकी भी क्या है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, जो भी क्या कहते हैं फैसिलिटीज जितनी भी देनी है, या जो सब सिलेबस है, सब कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, अप्रूव करेगी। किसके साथ सलाह मशवरा करके, बोलो यस, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ कंसल्ट करके। ठीक है, तो बस ये इतना ही था। हम बात करेंगे सेक्शन 9 के क्लॉज 8 के बारे में, और 8 पॉइंट के ए पॉइंट के बारे में पहले बात करते हैं। कहते हैं यार जो एम्प्लॉयर है ना, वो ट्रेड अप्रेंटिसेस का जो भी खर्चा उठाता है, जो भी उसका खर्चा वो उनको मतलब फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है, जितना भी रेगुलर खर्चा होता है इंक्लूडिंग स्टिपेंड्स, ये सब खर्चों की यार जिम्मेवारी लेता कौन है, कहते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है। तो कहते अच्छा, यहाँ पे हम पता कौन से अप्रेंटिसेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में जो क्लास ए और डबल ए में जो अप्रेंटिसेस थे ना, उनके अलावा वाले अप्रेंटिसेस। ठीक है, मतलब उनको इंक्लूड नहीं करना है। अब सुनो ये पॉइंट कह क्या रहा है। एक मान लो ये कंपनी है, ठीक है, इसमें 250 मतलब 250 या 250 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अब क्या होगा, जितना भी इनका रेगुलर खर्चा है इंक्लूडिंग स्टिपेंड्स, अप्रेंटिसेस का जो खर्चा है ना, ये उठाएगा अकेला खुद ही एम्प्लॉयर। लेकिन मान लो अब ये एक कंपनी है, इसमें 250 वर्कर्स है ही नहीं, उससे कम वर्कर्स है, मान लो इसमें 150 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे अब सारा खर्चा कौन उठाएगा, यहाँ पर जो खर्चा है ना, वो एम्प्लॉयर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी इक्वल शेयर्स में। लेकिन सिर्फ उतनी लिमिट तक की सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी जितनी उसने मैक्सिमम लिमिट सेट करी है। अगर वो जो खर्चा है वो मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चला गया, तब सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा नहीं उठाएगी, तब क्या है, उसके ऊपर वाला जितना भी कॉस्ट पड़ती है वो एम्प्लॉयर खुद ही उठाएगा। हो सकता है अभी आपको कंफ्यूजन हो रही है, एग्जाम्पल्स काहे के लिए है, अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। चलो फिर समझे एग्जाम्पल। अच्छा, जस्ट इमेजिन, सोचो फ्रेंड्स, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने का काम करती है। ठीक है, तो उस कंपनी में ना सिर्फ 150 वर्कर्स हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर 250 से कम वर्कर है तो वो भी साथ में खर्चा उठाएगी। अब आप सोचोगे कम वर्कर्स है तो वो खर्चा उठा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, यार कंपनी में अगर ज़्यादा वर्कर्स है तो खर्चा उठाए, कम वर्कर्स है इट मीन्स वो कोई स्मॉल स्केल कंपनी हुई ना। यस, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर 250 से कम वर्कर्स हैं, इसका मतलब आप स्मॉल स्केल कंपनी, अब छोटी कंपनी हो तो छोटी कंपनी का हाथ बटाने आती है, मतलब मदद करने आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब हमारे एग्जाम्पल की ओर आओ, सुनो। अब कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसमें 150 वर्कर्स हैं, सरकार कहती है कि 250 से कम है तो वो भी साथ में हिस्सा देगी। अब सपोज करो सरकार ने मैक्सिमम लिमिट ना फ्रेंड्स 15,000 की सेट कर दी थी कि 15,000 तक अगर खर्चा आता है ना तो वो भी आधा हिस्सा बीच में डालेगी। ठीक है,
अब सपोज करो जो रेकरिंग कॉस्ट आई है, जो भी रेगुलर खर्चा आया है, वो आया है 10,000 रुपये का। मुझे बताओ क्या ये 10,000 रुपये का खर्चा 15,000 की मैक्सिमम लिमिट से कम है? यस। तो इट मीन्स अब यहाँ पर क्या, कैसे शेयर बांटा जाएगा, कैसे 5,000 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 5,000 खर्चा उठाएगी एम्प्लॉयर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 5,000 जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चा उठा दिया और जो एम्प्लॉयर था उसको सिर्फ 5,000 का खर्चा उठाना पड़ा 10,000 में से। ठीक, लेकिन सपोज करो अगर खर्चा आ जाता 25,000 का, तो क्या ये 15,000 की जो मैक्सिमम लिमिट थी उससे ज़्यादा खर्चा चला गया? अब ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 15,000 सेट करी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो सरकार 7,500 देगी। ठीक है, 15,000 का आधा देगी बस वो। ठीक, उसने दे दिया, पे कर दिया। अब जितना बाकी बचा वो सारा खर्चा कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर उठाएगा। शायद आपको एग्जांपल से अब क्लियर हो गया होगा कि अगर लिमिट क्रॉस कर जाती है, मतलब पैसा खर्चा ज़्यादा हो गया लिमिट से, तो जितनी लिमिट है सरकार बस उसका ही आधा हिस्सा देगी। उसके बाद जितना खर्चा बनता है वो एम्प्लॉयर अब खुद ही बेयर करेगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इनके सबसेक्शन 8 के पॉइंट बी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमने ए में क्या समझा था कि जो क्लॉज ए एंड डबल ए के अंडर आते हैं वो वाले अप्रेंटिसेस को बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो रो रहे, कह रहे यार हमारी तो बात ही नहीं हुई कोई, हमारा क्या कसूर है। तो यहाँ पर फिर सेक्शन जो 9 का जो सबसेक्शन 8 और उसका जो पॉइंट बी है ना, वो इनके बारे में बात कर रहा है। फिर कहता मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूँ यार, रोते क्यों हो। तो ये अब पॉइंट ये कहता है कि जो वाले अप्रेंटिसेस क्लॉज ए एंड डबल ए के तहत जो आते हैं ना, उनका कहते हैं जितना भी रेकरिंग कॉस्ट होगी, जो भी खर्चा होगा, वो सारा का सारा ही कौन उठाएगा? एम्प्लॉयर ही उठाएगा। ऐसे केस के मामले में कहते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी अदर एंटिटी जो है उनका खर्चा नहीं उठाती है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ये वाले अप्रेंटिसेस के केस में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर ही खर्चा उठाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अच्छा, तो फ्रेंड्स सेक्शन 9 के सबसेक्शन 8 के ए पॉइंट में हम लोगों ने बात करी थी सारे अप्रेंटिसेस की, किसको बाहर निकाल दिया था हमने? क्लॉज ए जो और डबल ए में आते हैं। फिर ये रो रहे, कह रहे हमारी तो बात ही नहीं हुई। तो फिर जो बी वाला था उसमें आ गए ये वाले सारे अप्रेंटिसेस जो क्लॉज ए और डबल ए में आते हैं। ठीक है, अब यार जो वो वाले अप्रेंटिसेस होते हैं ना, जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन वाले होते हैं, वो रो रहे, कहते अरे हमको तो भूल ही गए, हम भी हैं, कहते इस दुनिया में हम भी हैं। तो जो अब सी पॉइंट है ना, वो कहता तुम्हारे बारे में मैं बात कर लेता हूँ, तुम भी मत रोवो। तो बात सुनो अब। अच्छा, तो अब कहते हैं ये वाला पॉइंट कहता है कि वो वाले जो अप्रेंटिसेस, कौन से? जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन जो वोकेशनल वाले होते हैं ना, इनके केस में कहते हैं जो इनकी रेकरिंग कॉस्ट होती है ना, किसके अलावा? स्टिपेंड्स के अलावा। स्टिपेंड्स को भी बाहर निकालो, आएगी उसकी बात भी, लेकिन फिलहाल के लिए बाहर निकालो। जो जितनी भी रेकरिंग कॉस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर ही उठाएगा। अब हम बात करते हैं इनके स्टिपेंड्स की, लेकिन जो स्टिपेंड्स हैं इनके, वो जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर इक्वल शेयर्स में उठाएंगे, लेकिन सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करी है। इस पॉइंट को आप पिछले वाले एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझ सकते हो कि कैसे इक्वल शेयर ये दोनों मतलब देते हैं पैसा, और कैसे लिमिट का हिसाब, जो भी आप पिछले एग्जांपल में समझ ही गए होंगे, है ना। तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ है, स्टिपेंड्स का जो खर्चा है वो सरकार और एम्प्लॉयर इक्वली आपस में बांट लेते हैं, लेकिन सिर्फ उतनी लिमिट तक जितनी लिमिट का सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट करके रखा है। उसके ऊपर वाला जो स्टिपेंड का खर्चा आएगा फिर वो एम्प्लॉयर खुद बेयर करेगा। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है इस पॉइंट में, अब वो सुनो। वो ये है, कहते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है ना, जो नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, जो नॉन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन ये वाला जो रूल अभी हमने पॉइंट सी में पढ़ा है, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। सो आई होप आपको ये वाला सेक्शन जो है 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेक्शन 10 के बारे में, दैट इज रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑफ अप्रेंटिसेस। अब इसके पॉइंट 1 के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट 1 ये कहता है, ये जो फ्रेंड्स पिंकू है ना, ये एक ट्रेड अप्रेंटिस है, ये ना कंपनी में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहा है। तो इस पिंकू को पता क्या बोला गया है, इसको ये बोला गया है कि सुन पिंकू, तू ना साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रिलेटेड जो तेरे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल के साथ सलाह मशवरा करके कंसल्ट करके अप्रूव किया है ना, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट, उसको भी सीखो, उसकी ट्रेनिंग भी लो।
वाई, ताकि तुम क्या है एकदम स्किल्ड क्राफ्टमैन बन के बाहर आओ। ठीक है, तो कहते हैं ताकि जो एक ट्रेड अप्रेंटिस है उसको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एस्पेक्ट्स अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल जो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है उसको भी साथ में सीखना जरूरी है। अब इसके पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट ये कहते हैं ये जो पिंकू है, चिंकू है, टिंकू है, ये सभी क्या है ट्रेड अप्रेंटिस हैं, ये सभी क्या है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहते हैं इनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इनकी जो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है ना वो एम्प्लॉयर द्वारा उठाया जाता है। और कहते जो एम्प्लॉयर है ना उसकी ये जिम्मेवारी है कि ज़रूरत पड़ने पर वो इन सभी को जितनी भी ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ हैं सारी की सारी प्रोवाइड करे, ताकि ये लोग क्या है अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को ले सके, ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड हो इनको, ये होना चाहिए। ठीक, अब पॉइंट 3 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 3 ये कहता है फ्रेंड्स, इसकी एग्जाम्पल भी बताऊंगी, पहले थोड़ा ऐसे समझ लो कि पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो ये पॉइंट ये कहते हैं अगर कोई ट्रेड अप्रेंटिस है ना, वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के चलते उसको कोई क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है ना, तो उस क्लासेस का जो टाइम है ना उसको उसके पेड वर्क पीरियड का ही हिस्सा माना जाएगा। मतलब अगर कोई अप्रेंटिस क्या है अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में ही कोई क्लासेस अटेंड कर रहा है ना, तो वो उसके वर्किंग टाइम में ही इंक्लूड किया जाएगा। मतलब उसके लिए भी उसको जो भी सैलरी या स्टिपेंड मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ समझो फिर क्लियर होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो पिंकू है ना फ्रेंड्स, मान लो ये इस फैक्ट्री में ना ऐसा ट्रेड अप्रेंटिस काम करता है। इसकी टाइमिंग ना सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की है। ठीक, अब मान के चलो कि हफ्ते के 2 दिन ना ये 9 बजे से लेकर के सुबह के 9 से लेकर के 11 बजे तक क्या है ये क्लास अटेंड करने जाता है। और पिंकू जो क्लास अटेंड करने जाता है ना वो इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ पर अब एम्प्लॉयर इसको ये नहीं कह सकता कि तू बीच में 2 घंटे के लिए क्लास लेने जाता है, फैक्ट्री में प्रैक्टिकली वर्क नहीं करता है, तो तेरे को उस 2 घंटे का पैसा काट के स्टिपेंड या फिर सैलरी मिलेगी। नहीं, वाई? क्योंकि कहते ये पॉइंट ये कहता है कि वो जो 2 घंटे की क्लास लेने गया था ना उसको उसके वर्किंग पीरियड में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर पिंकू को 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का पूरे टाइम का ही पैसा जो है वो मिलेगा। समझ आई बात? आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगी कि अगर वो क्लास अटेंड करने जाया तो वह उसका पैसा नहीं काट दोगे कि तू तो अब क्लास अटेंड करने गया था। क्यों भाई? क्लास पे तो उसके अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का ही हिस्सा था, तो पैसा तो मिलेगा ही। क्लियर? अब बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में। पॉइंट 4 पता क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई ट्रेड अप्रेंटिस है, ठीक है, उसने ना अपने जो इंस्टीट्यूशनल कोर्स होता है ना वो पूरा कर लिया, मतलब किसी स्कूल कॉलेज वाला जो सिलसिला होता है ना वो इसने इंस्टीट्यूशनल कोर्स पूरा कर लिया है। वो कोर्स पूरा करने के बाद कहते किसी नेशनल काउंसिल द्वारा या किसी स्टेट काउंसिल द्वारा या कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ऑथोराइज करती है, अप्रूव करती है, मतलब ऐसे किसी काउंसिल द्वारा जो कहते हैं ट्रेड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, एक बंदे ने उसको भी क्लियर कर लिया है। पहले तो इंस्टीट्यूशनल कोर्स पूरा किया, फिर काउंसिल्स द्वारा मतलब जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं वो ट्रेड कंडक्ट जो टेस्ट है वो भी क्लियर कर लिया। तो ऐसे अप्रेंटिसेस की जो कहते हैं ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होती है ना या जो ट्रेनिंग होती है ना उसको कम किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है। हो सकता है आपको ऐसे कंफ्यूजन हो। एग्जाम्पल किसके लिए है समझते हैं ना एग्जाम्पल से। सपोज करो ये है चिंकी जो है ना फ्रेंड्स, पहले ना ये एक इंस्टीट्यूशन से अपना कोर्स पूरा करा। इसने कोर्स पूरा करने के बाद नेशनल काउंसिल ने क्या है ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करा था और इसने सक्सेसफुली उसको भी पास कर लिया। तो सपोज करो मान लो पहले अगर इसने टेस्ट वगैरह नहीं क्लियर किया होता या ऐसा कुछ नहीं करा होता तो ये थी सिचुएशन कि इसको ना हर हफ्ते 20 घंटे ट्रेनिंग लेनी थी। ठीक है, क्योंकि ये चिंकी तो सक्सेसफुली टेस्ट पास करके आई है, तो अब ऐसे सिनेरियो में ना इसकी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कम की जा सकती है। अब ये कह सकते हैं कि आपको 20 घंटे की जरूरत नहीं है, आप 10 घंटे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपके लिए सही है। या फिर वो क्या है इसके ट्रेनिंग के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में।
तो अब आप लोग समझ गए कि अगर एक बंदा इंस्टीट्यूशन कोर्स पूरा करने के बाद ट्रेड टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर कर लेता है, पास कर लेता है, तो ज़्यादा समय वाली ट्रेनिंग को उसके लिए कम किया जा सकता है या फिर उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है, ताकि उसको ज़्यादा खिंचल की जरूरत थी क्या यार, पहले इतनी मेहनत कर ली टेस्ट क्लियर करने में, है ना भाई, समझ में आ गया। ठीक, अब बात करते हैं सेक्शन 10 के लास्ट पॉइंट 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन का पॉइंट ये पता क्या बोलता है, कहते हैं ये जो पिंकू है ना, पिंकू, इसने ना अपना इंस्टीट्यूशनल कोर्स पूरा कर लिया, वाह वाह शाबाश। अच्छा, बीच बीच में ऐसी हरकतें पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये ना जो सेक्शन से आप नोटिस कर ही होंगे यार, एक ही बातों को घूम फिर के दोबारा दोबारा सुना रहे हैं ये लोग, अब बोर ना हो जो इसीलिए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करना अच्छे से। अब सुनो, ये जो पिंकू है ना, इसने इंस्टीट्यूशनल कोर्स अपना कर लिया पूरा, ठीक, कोर्स पूरा करने के बाद अब ये क्या बन गया, टेक्नीशियन या फिर ग्रेजुएट क्या है, अप्रेंटाइज बन गया है। अब इसको क्या है, अपनी अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग लेनी है। तो उस ट्रेनिंग के दौरान कहते अगर इसको क्या है, थ्योरेटिकल जो है क्लासेस वो भी अटेंड करनी है, तो वो क्लासेस अटेंड करने की इसको जो फ्रीडम है वो इसके एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट ये कहता है कि एम्प्लॉयर जी आप क्या है उसको मतलब कह लो परमिशन दे दो, आज़ादी दे दो कि वो क्या है अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान ही क्या है थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी जा कर के ले करके आए। लेकिन ये ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है ना, वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या फिर सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर द्वारा ही रिटर्न में ऑथोराइज किया गया एक पर्सन जिसकी रैंक क्या है, असिस्टेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बोलने लगी थी, जिसकी रैंक क्या है असिस्टेंट एडवाइजर से कम की ना हो, उसके द्वारा ही क्या है सेट करी जाती है। फ्रेंड्स थोड़ी सांस ले लो, क्योंकि जो बड़े बड़े सेक्शन थे ना 9 और 10 वो हो गए हैं, अब हमारे छोटे छोटे सेक्शन रह गए हैं, चलिए उनको भी जल्दी से समझे। बात करते हैं सेक्शन 11 की, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ये कहता है कि एक एम्प्लॉयर की क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, तो सुनो, कहते सबसे पहले तो एक एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि उसके जितने भी ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं ना, वो सबको एकदम अच्छे से क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, जिस तरह से क्या है इस एक्ट में या एक्ट के रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है। दूसरा, मान लो वेल्डिंग एक डेजिग्नेटेड ट्रेड है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही मान लो उस ट्रेड में क्या है एक्सपर्ट नहीं है, माहिर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या वो उसमें ट्रेनिंग दे सकता है? नहीं। तो यहाँ पर अब उस कंपनी के एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो किसी ऐसे पर्सन को रखे जो क्या है उसके उस ट्रेड में एक्सपर्ट हो, प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, और वो क्या है अप्रेंटिसेस को अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। तीसरा, कहते हैं ये जो ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल स्टाफ जो है, एक बिल्कुल वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो प्रोवाइड करे ट्रेनिंग के लिए, जिनके पास प्रॉपर क्या उस ट्रेड के रिगार्डिंग डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ही रखा जाए, और वही लोग क्या है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो भी ट्रेनिंग है वो अप्रेंटिसेस को प्रोवाइड करेंगे। चौथा, इसके अलावा कहते ट्रेड जो टेस्ट होते हैं ना, उनकी रिगार्डिंग भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए। आखिरी में क्या कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेवारी बनती है कि इस अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत उसकी जितनी भी जिम्मेवारी हैं सबको अच्छे से निभाया जाए। तो इसके साथ साथ ही हमारा ये सेक्शन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। अच्छा यार, अभी सेक्शन 11 में हमने एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करी, लेकिन क्या अप्रेंटिसेस की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं? यस, बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में जो कहता है ऑब्लिगेशंस ऑफ अप्रेंटिसेस। पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। पहले पॉइंट ए कहता है कि हर वो ट्रेड अप्रेंटिसेस जो अप्रेंटिसशिप ले रहा है उसकी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। क्या है? सबसे पहले तो कहते हैं कि वो जो अपना ट्रेनिंग ले रहा है ना, प्रॉपरली ईमानदारी के साथ ले, ताकि क्या है जब उसका ट्रेनिंग का टाइम पूरा हो जाए ना तो वो एक स्किल्ड क्राफ्टमैन बनकर बाहर निकले। ये नहीं कि ट्रेनिंग लगी है चलो हमें टाइम पास करके चले गए, नहीं, अच्छे से ईमानदारी के साथ प्रॉपर अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को वो ले। दूसरा कहते हैं कि जो भी उसके रेगुलर क्लासेस होती हैं, चाहे प्रैक्टिकल होती हैं या इंस्ट्रक्शनल क्लासेस होती हैं, सबको रेगुलरली अटेंड करे। ये नहीं है हम 2 दिन जा रहे हैं 4 दिन गुटली मार रहे हैं, ऐसी हरकत नहीं करनी है, ठीक है। तीसरा कहते हैं उसका एम्प्लॉयर या फिर उस एस्टैब्लिशमेंट में जितने भी उसके सुपीरियर्स हैं सबके ऑर्डर्स को उसे मानना चाहिए। चौथा कहते हैं कि अप्रेंटिस जो है ना, अप्रेंटिस है, इस एक्ट के तहत उसकी जितनी भी जिम्मेवारियां बनती हैं उसको उसे पूरा करना चाहिए, ठीक।
अब पॉइंट बी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट बी बात करता है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस की। कहते हैं जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस है ना, उनकी भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं। क्या? सबसे पहले तो उनकी जो भी वो इंजीनियरिंग की फील्ड और सब्जेक्ट जो भी है ना, उसको वो ईमानदारी के साथ सीखे, ताकि क्या वो एकदम स्किल्ड क्राफ्टमैन बने। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है। चौथे पॉइंट में थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है। सुनो, क्या ये तो है कि उनको एक्ट के तहत अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, प्लस उनका जो भी काम है उसके रिकॉर्ड को भी इन्हें क्या है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में मेंटेन करके रखना है। सो सेक्शन 12 भी आई होप क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में, दैट इज पेमेंट टू अप्रेंटिसेस। भाई कब से हम कह रहे हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेते हैं, आप बात करते हैं कि उनको पैसा कैसे दिया जाता है। सुनो, सबसे पहले इसका भी ए पॉइंट समझते हैं। तो ए पॉइंट कहता है, अच्छा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, सीधा समझ में आएगा आपको। सुनो, तो मान लो फ्रेंड्स, ये जो पिंकू, हमारा पिंकू, ये जो पिंकू है ना, ये ना 2024 में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले रहा है। तो कहते हैं अब इसको क्या स्टिपेंड दिया जाता है। ये जो स्टिपेंड दिया जाता है ना, कहते हैं ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। तो सुनो, पिंकू जो है मैंने बोला 2024 में ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक। 2024 में मान लो जो गवर्नमेंट है ना, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसने मान के चलो वेल्डिंग, जो वेल्डिंग डेजिग्नेटेड ट्रेड है ना, उसके लिए फिक्स करा है कि मिनिमम जो आपको स्टिपेंड है ना, मिनिमम स्टिपेंड 5,000 रुपया पर मंथ देना ही होगा। अब इसी ट्रेड के लिए, इसी वेल्डिंग ट्रेड की कैटेगरी के लिए क्या है, 1 जनवरी 1970 में जो कहते स्टिपेंड दिया जाता था ना, वो पर मंथ मान लो 3,000 एम्प्लॉयर देता था, ठीक। अब के टाइम में जो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है अमाउंट, और 1 जनवरी 1970 में जो दिया जाता था, इन दोनों में से विच एवर इज हायर। फ्रेंड्स सेंटर, इस पर मैं क्या बात कर रही हूँ, अभी गवर्नमेंट ने कितना सेट करा है, 5,000। एम्प्लॉयर मैंने क्या बताया था आपको कि 1 जनवरी 1970 में कितना देता था, 3,000। अब मेरे को बताओ विच एवर इज हायर, 5,000 हुआ ना ज़्यादा, है ना। तो इसका मतलब पिंकू को क्या है, कितना पर मंथ स्टिपेंड देगा एम्प्लॉयर, 5,000 रुपये। आई होप एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। इनके पॉइंट बी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट बी फ्रेंड्स ये कहते हैं जो एम्प्लॉयर है ना, वो अपने अप्रेंटाइज को पीस वर्क सिस्टम के हिसाब से पेमेंट नहीं देता। दूसरा, उनकी कंपनी में चलाई गई कोई भी स्कीम का अगर कोई इंसेंटिव बनता है या बोनस बनता है, तो वो अपनी एम्प्लॉयज़ को देते हैं, अप्रेंटाइज को नहीं देते। अच्छा, स्कीम का मतलब आप समझ गए कि कंपनी ने एक स्कीम रखी होगी, उनको फायदा हुआ तो उन्होंने बोनस के रूप में अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा दे दिया, लेकिन अप्रेंटाइज को नहीं देने का, ठीक। लेकिन यार ये पीस वर्क क्या है, ये कौन सी बला का नाम आ गया। तो सुनो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अप्रेंटाइज को क्या है, एक रेगुलर जो फिक्स पेमेंट एक मान लो मंथली रखी गई है वो मिलती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको मान लो बोलूँ कि अगर आपने 100 मतलब एक दिन में अगर आपने 100 ट्राइपॉड बना दिए तो मैं 1,000 रुपया दूंगी। यहाँ पर मैं आपके काम की क्वांटिटी के हिसाब से पैसा दे रही हूँ कि 100 बना दोगे तो 1,000 दे दूंगी, 200 ट्राइपॉड बना दोगे तो 2,000 दे दूंगी। ये होता है पीस वर्क की पेमेंट करना, समझे। तो कहते हैं जो अप्रेंटिस है उसको इस तरह से पेमेंट नहीं दी जाती, उसको एक फिक्स जो टाइम है कि मंथली मिलनी है जैसे, वो हिसाब से पेमेंट दी जाती है। क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो चलो करिए फिर। सेक्शन 14 बात करता है अप्रेंटिस के हेल्थ के बारे में, सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में। अच्छा, आपको याद है ये हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर हमने फैक्ट्री सेक्ट में समझा था। फैक्ट्री सेक्ट को तो हमने तारक मेहता के उल्टा चश्मे के एग्जांपल्स दे दे के सेक्शंस को लर्न करा था। जिन बच्चों ने उस सेक्ट को देखा उनको तो पता होगा, तो वो एक्ट भी आप जरूर देखिए, उसका लिंक भी आपको ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सुनो फ्रेंड्स, कहते हैं वो वाले अप्रेंटिसेस जो क्या है किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फैक्ट्री सेक्ट की जो प्रोविजंस है ना, जो चैप्टर 3, 4, 5 में दी गई हैं, वो उन पर लागू हो जाएंगी। वहीं अगर कोई जो अप्रेंटिस है वो माइंस में काम करता है, तो माइंस एक्ट का जो चैप्टर 5 है उसकी जो प्रोविजंस है वो लागू हो जाएंगी। बस इतना आसान था ये सेक्शन, है ना। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।